हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामाजिक अध्ययन की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे सामाजिक अध्ययन के टॉप 60 क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि सीटेट 2012 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कॉमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विशाल। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली मॉर्निंग में 9 AM पे क्लास होती है, उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे क्लास होती है, उसके बाद शाम 7 बजे क्लास होती है। तो इस बार सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी कभी एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। कुछ भी डाउट्स हैं सीटेट यूपीटेट टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, या तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके बातचीत मुझसे कर सकते हैं। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि और सारे बच्चे लाइव आ सकें और बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है। क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का जो है गढ़ है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? भारत सरकार की औद्योगिक नीति, या सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता, या कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, या तूतीकोरिन पत्तन तक पहुंचना आसान है? 31 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। अहमदाबाद जो है सूती वस्त्र का गढ़ है यानी कि केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? ये उत्तरदायी है क्योंकि यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। 31 का जितने भी लोग यहाँ पे तीसरा जवाब दिए थे यानी कि सी जवाब दिए थे, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आज यह SST की यानी कि सामाजिक अध्ययन की फर्स्ट क्लास है, ओके, पेपर 2 की। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे बागान जो है वाणिज्यिक कृषि का एक जो है प्रकार है, को भारी मात्रा में जो है किसकी आवश्यकता होती है? भूमि और पूंजी की, या केवल पूंजी की, या भूमि और श्रम की, या श्रम और पूंजी की? 32 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक जो है प्रकार है, को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? तो आवश्यकता होती है भारी मात्रा में भूमि और पूंजी की आवश्यकता होती है। 32 का यहाँ पे आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रश्न है, ब्लैक फुट इंडियन है क्यूबा में बागान में काम करने वाला, या कनाडा में प्रवासी भारतीय, या निकोबार द्वीप समूह प्रचलित बीमारी, या उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति? तो ब्लैक फुट इंडियन है क्या, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छे, सभी लोग हर प्रश्न का जवाब जरूर दिया करें। चलिए ब्लैक फुट इंडियन एक जो है उत्तरी अमेरिका में एक जो है देसी जनजाति है, ब्लैक फुट इंडियन। 33 का यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम न करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार किसके साथ किया गया था? आइबुप्रोफेन, या एल्ड्रिन, या डिक्लोफिनेक, या एस्प्रिन? 34 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, आज थोड़ा बड़ी क्लास होगी तो पूरी क्लास देख के ज़रूर जाना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप केवल प्रीवियस क्वेश्चन लगा के जाते हैं तो सीटेट एग्जाम को पास करके आएंगे, 100% मैं कहता हूं। तो यहां पे देखिए 34 का जो आंसर सही होगा आपका ये वाला डिक्लोफेनेक आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, किसके साथ किया गया था? डिक्लोफेनेक। अगला प्रश्न क्या है? पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः किसमें पाए जाते हैं? रेगिस्तानों में, या उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में, या पहाड़ों में, या पठारों में? तो किसमें पाए जाते हैं पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः पाए जाते हैं किसमें? तो पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? ये पाए जाते हैं रेगिस्तानों में। कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था? ब्रिटिश कैबिनेट के
एक जो है सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया, या जो है उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था, या पठार और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में जो है शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया, या देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की जाएगी। एक बार प्रश्न को ध्यान से देखिए, फिर आप लोग आंसर दीजिए। देखिए, अगर आपको एसएसटी में अच्छा स्कोर करना है तो आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ना है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री जितनी भी आती हैं उनको आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक आप लोग जो है एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे 36 का जो आपका आंसर सही होगा, पहला वाला ही सही हो जाएगा कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। ओके, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न क्या है, 1720 में जो है ब्रिटिश सरकार ने किसके लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था? बताइए, किसके लिए कैलिको अधिनियम पारित किया गया था 1720 में? बहुत अच्छे। 37 का राइट आंसर दीजिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने किसके लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था? तो कैलिको अधिनियम जो पारित किया गया था, इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए जो है किया गया था। यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है? यहाँ पे देखिए, बताइए किस प्रकार की वर्षा को यहाँ पे जो है दर्शाया गया है? ये देख सकते हैं, आर्द्र वायु है यहाँ पे, और यहाँ पे बताइए आप लोग ये आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है? 38 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे पर्वतीय वर्षा को दर्शाया गया है। ठीक है, चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डॉट डॉट की प्रक्रिया उत्पादित की जाती है? नाभिकीय संगठन, या परमाणुवीय कंपन, या नाभिकीय संलयन, या नाभिकीय विखंडन? 39 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डॉट डॉट की प्रक्रिया उत्पादित की जाती है। किसकी प्रक्रिया उत्पादित की जाती है बताइए सब लोग। बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक करते रहेंगे सब लोग। 100 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पे किसकी प्रक्रिया उत्पादित की जाती है? यहाँ पे की जाती है नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया उत्पादित की जाती है। 39 का यहाँ पे 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। A, B, C, D, E पृथ्वी पर स्थितियाँ हैं। कौन स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा? बताइए कौन रहेगा? 40 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहां पर रहेगा डी वाले में। ठीक है, तो यहां पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तांती, मोमीन और देवांग समुदाय किसमें लगे हुए थे? लकड़ी के काम में, या बर्तन बनाने के काम में, या चमड़े के काम में, या बुनने के काम में? बताइए 41 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए सब लोग। तो तांती, मोमीन और देवांग समुदाय जो है किसमें लगे हुए थे? ये लगे हुए थे बुनने के काम में लगे हुए थे। ठीक है, 41 का यहाँ पे चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना हिस्ट्री का है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था? अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, या उत्तरी भारत में उसे जो है पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था, या मंगोलों से बचने के लिए, या दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए? तो बताइए क्यों स्थानांतरित किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था? इसलिए क्योंकि अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। यहाँ पे पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न ये है, भारतीय इतिहास को जो है प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? बताइए वह समस्या कौन सी है? ऑप्शन देख सकते हैं, फटाफट बताइए वह समस्या कौन सी है। बहुत अच्छे, 43 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है?
और समस्या है कि यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान तर्कणा लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की, स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, या जो है एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके, या इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए, या मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए। तो क्यों किया गया बताइए सब लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की, किस लिए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी, एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न फिर उसी से रिलेटेड है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है मुख्य रूप से डॉट डॉट के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया था, पुल और सड़क बनाने के लिए, या स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने के लिए, या भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए, या ब्रिटेन में इनके छीन यान भंडारों की भरपाई करने के लिए, या सोने और चांदी भंडारों को संचित करने के लिए। तो किसके लिए किया गया था बताइए सब लोग। दीवानी राजस्व का उपयोग किया गया था, किस लिए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से किसके लिए जो है बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया था? भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 ई देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारतीय मानक समय 8 AM है, बताइए। यदि भारतीय मानक समय 8 प्रातः यानी कि सुबह, तो जो भारतीय अहमदाबाद का जो स्थानीय समय होगा वो होगा 7:20। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जो है अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बाजारों का प्रयोग किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने, या बलबन ने, या फिरोज शाह तुगलक ने? सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें सब लोग, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी टेट सीटेट की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाज़ारों में भेजने के लिए बाजारों का प्रयोग किया था? बताइए सब लोग। तो वो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे 47 का दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न ध्यान से देखना, बीदरी क्या था? बीदरी बताइए क्या था? बीदरी क्या था बताइए सब लोग। बीदरी क्या था? बीदरी। तो बीदरी क्या था? बीदर के शिल्पकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम बीदरी था। 48 का तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदिवासी लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, वर्तमान के इतिहासकार आदिवासियों का इतिहास कैसे लिखते हैं? प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, या आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, या पुरातत्वीय स्रोतों का प्रयोग करके, या वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके? बताइए सब लोग। 49 का राइट आंसर क्या होगा? आदिवासी लोग अपना जो है पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, वर्तमान के इतिहासकार आदिवासियों का इतिहास कैसे लिखते हैं? तो ये लिखते हैं वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। यहाँ पे 49 का चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पित्रा ड्यूरा था यूनानी देवता, या धात्विकी तकनीक, या भवनों को सजाने की शैली, या उत्तराधिकारी की भूमिका? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सीटेट में कई बार ये पूछा जा चुका है, गलत नहीं होना चाहिए आपसे ये। तो पित्रा ड्यूरा था भवनों को सजाने की शैली। ओके, यहाँ पे 50 का तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापित कला का हिस्सा था? बताएंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापित कला का हिस्सा था? सजावटी दौर, या रंगशाला, या यज्ञ वेदी, या जो है हवन कुंड? 51 का जवाब दीजिए सब लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा जो है 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापित कला का हिस्सा था? तो वो था सजावटी दौर। क्या था? सजावटी दौर था। 51 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? कलकत्ता, बम्बई तथा पंजाब, या कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, या कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई, या कलकत्ता, मद्रास तथा बनारस? 52 का राइट आंसर दीजिए सभी लोग। ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो वो विश्वविद्यालय थे कलकत्ता और मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय। यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में कहाँ स्थित है? बताइए, उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़ या झारखंड? 53 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये स्थित है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का जो है संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? निम्नलिखित में से जो है कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? 54 का जवाब दीजिए सब लोग, फटाफट आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? तो वो आपका राष्ट्रकूट था और पाल था और गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, ये सभी वंश थे आपके। 54 का यहाँ पे आपका जो है पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? टीबी, मैकाले, या कॉर्नवालिस, या चार्ल्स क्लाइव, या जो है वारेन हेस्टिंग? निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो ये चला गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। 55 का यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किस पर चला गया था? वारेन हेस्टिंग पर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जो है ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? वो कौन कौन से ग्रह के संयोजन हैं जो गैसीय ग्रह कहलाता है? तो वो है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यहाँ पे 56 का पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कॉमन एरा क्या है? बताइए सब लोग, कॉमन एरा क्या है? 57 का जवाब दीजिए, कॉमन एरा क्या है? आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, या हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा, या ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का एक नया एरा, या क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है? तो कॉमन एरा क्या है? क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। 57 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति मिलते हैं, या उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, या इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, या इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो ऐतिहासिक स्थल वह है जहां क्या होते हैं? 58 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड मॉर्निंग डियर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, 100 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट होनी चाहिए। होप करता हूँ कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं। यहाँ पे 58 का पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? 59 का जवाब दीजिए सब लोग। वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? तो ये इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों के संपन्न में जो है लोगों की जरूरत थी। यहाँ पे चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जो है किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? संथाल, गोंड, भील या अहोम?
किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया था? तो वो आदिवासी जो समाज था वो था अहोम, जिसको खेल में विभाजित किया गया था। चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सकें? उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक का चित्र बनाने के लिए कहना, या नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखना, या जो है मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक को हल करना, या समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपने नोटबुक में चिपकाना। बताइए सब लोग, 61 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। तो करना क्या चाहिए, समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी जो है नोटबुक में चिपकाना, ये करना है। चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों में संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा? क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण करके, या कक्षीय चर्चाएं, या परियोजना पद्धति, या व्याख्यान पद्धति? 62 को जवाब दीजिए सब लोग। तो तरीका जो सबसे अधिक प्रभावी होगा वो होगा क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण करके। यहाँ पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे अधिक जो है उचित होगी? गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? बताइए सब लोग, गरीबी को जो है पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? तो वो होगी वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, ये सबसे ज़्यादा उचित होगी। ठीक है, 63 का पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए व्याख्यान पद्धति, या परियोजना उन्मुखी, या चर्चा उन्मुखी, या मुक्त अंत? तो शिक्षण का उपागम क्या होना चाहिए? चर्चा उन्मुखी होना चाहिए। यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, पाठ्यपुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यात करना चाहिए, या जो है शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इन पर पुस्तकालय में या घर पर नोट्स बनाएं, या कहना चाहिए कि शिक्षक को पाठ्यपुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यायित करना चाहिए जैसे दिया गया है, या शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठ्य चर्चा में ऐसे विवादास्पद प्रकार को हटा दें? 65 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए सब लोग। पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का जो है प्रथम घंटा किससे शुरू होता है? सार्वजनिक काल से, विशेषाधिकार काल से, शून्यकाल से, या प्रश्नकाल से? लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा किससे शुरू होता है? तो ये प्रश्नकाल से शुरू होता है। 66 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रश्नकाल से शुरू होता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे,
सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, यह विचार किसके द्वारा रखा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, या B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा, या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? और आज कौन सा डे है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सब लोग, कौन सा दिवस है आज? तो ये जो है रखा गया था किसके द्वारा? B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जवाब दिए हैं। 26 नवंबर है आज, और आज संविधान दिवस है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह किसको सुनिश्चित करती है? परीक्षा को बेहतर से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता को, या जो है विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने को, या अधिक अनुशासित कक्षा को, या शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता को? एक चीज़ नोट कर लेना, ऑप्शन में कभी भी आपको सक्रिय दिख जाए, अगर आपका प्रश्न जो है पॉजिटिव है तो सक्रिय दिख जाए तो आपका 100% आपका जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये सक्रिय। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? एक शिक्षक या शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करता या करती है। वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रहा है या रही है? बेहतर परियोजना बनाने की योग्यता को, या मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता को, या संकल्पना को समझने की योग्यता को, या निर्वचन और व्याख्या करने की योग्यता को? तो ये किस पहलू पर बल दे रहा है? मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता को। एक ट्रिक और याद रखना, देखिए अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 में से जो सबसे बड़ा आपका आंसर हो वही आपका सही होता है सी टेट में। ठीक है, टेट में नहीं काम करता, सी टेट में काम करता है। ये जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वो 99% आंसर वही सही होगा। ओके, चलिए जब डेली क्लास देखेंगे तो ऐसे ही टिप्स मैं आपको बताता चलूँगा डेली। अगला प्रश्न है, अब मीडिया को किसके साथ निकटी संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है? गैर सरकारी संस्थाओं के कारण, या नागरिक समाज के कारण, या सरकारी एजेंसियों के कारण, या व्यापारिक घरानों के कारण? 70 का राइट आंसर क्या होगा? अब मीडिया को किसके साथ निकटी संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है? व्यापारिक घरानों के कारण। यहाँ पे चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था? आंग्ल भारतीय, या मुस्लिम, या जैन, या सिख? बताइए वो कौन सा समुदाय है? वो समुदाय है मुस्लिम समुदाय। दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दादन व्यवस्था है क्या? बताइए दादन व्यवस्था क्या है? दादन व्यवस्था क्या है बताइए सब लोग। तो दादन व्यवस्था जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल जो है प्राप्त करता है, वो दादन व्यवस्था है। ओके, 72 का दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित पटकथा लेखक हैं, या मानव विज्ञानी हैं, या आदिवासी कार्यकर्ता, या पर्यावरणविद हैं? सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित क्या है बताइए सब लोग। और ये 2012 का पेपर है। पहले का पेपर थोड़ा सरल होता था, अब का जो पेपर होगा थोड़ा टफ होगा, इससे लेवल थोड़ा हार्ड होगा। तो सीके जानू एक जो है बहुत प्रतिष्ठित क्या थे? आदिवासी कार्यकर्ता थे। यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक शिक्षक जो है, एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी एक इस प्रकार का एक जो है अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है, विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? विश्लेषण, संश्लेषण, कौशल, या बोधन? तो ये आता है बोधन में आता है। किस क्षेत्र में? बोधन क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक और राजनीतिक पाठ्य पुस्तकें बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए क्या करते हैं? बताइए सब लोग।
सामाजिक और राजनीतिक पाठ्यपुस्तकें बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए जो है वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों को एवं वर्णों का प्रयोग करती हैं। चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब दीजिए सब लोग कि पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा मूल्यांकन, या लिखित परीक्षाएं, या खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना, या निजी साक्षात्कार। तो जितने भी लोग यहाँ पे तीसरा जवाब दे रहे हैं कि खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा जो है बिना बोझ के 1993 में यह अनुशासित करता है कि सामाजिक विज्ञानों को में जो है अधिगम को व्यवसायों के लिए प्रासंगिक कुशलताओं का विकास करना चाहिए, या विकासात्मक मुद्दों को उद्घाटित करने के लिए ज्ञान मीमांसी रूपरेखा का जो है लगातार अनुपालन करना चाहिए, या महत्वपूर्ण सूचनाओं के संधारण जो है करने में सहायता करनी चाहिए, या सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। 77 का जवाब दीजिए सब लोग। इसका आंसर सही होगा चौथा वाला। ठीक है, बहुत अच्छे। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है, क्या है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र? बताइए सब लोग। देखिए आपका पॉजिटिव क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको सक्रिय दिख रहा है ना, सक्रिय सहभागिता को जो है प्राथमिकता देना, आपका यही आंसर सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए क्या? सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए क्या? क्या होना चाहिए मुख्य उद्देश्य? बताइए सब लोग। तो सामाजिक विज्ञान में आकलन का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। पहला आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? तो वो उपागम जो है जो सबसे उपयुक्त होगा वो है वृत्त चित्र दिखाना। 80 का दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कणा से संबंधित है? कौन सा मौखिक तर्कणा से संबंधित है? तो मौखिक तर्कणा से संबंधित है कौन सा? संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वाग विस्तार, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका द्वारा आई है न्यायिक सक्रियता में गिरावट, या सरकारी कामकाज में बाधा आई है, या न्याय मिलने में बढ़त आई है, या न्याय मिलने में बाधा आई है। तो जनहित याचिका द्वारा क्या आई है ये आपको बताना है। तो जनहित याचिका द्वारा जो है न्याय में बढ़त आई है, न्याय मिलने में जो है बढ़त आई है। 82 का यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा जो है गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है, केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार देती है। देखिए अगर नेगेटिव आपका क्वेश्चन नहीं है तो आपका ये केवल दिख जाए तो आपको काट देना है, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। शिक्षा जीवन है, यह सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, ये भी आपका नेगेटिव है तो इसको भी काट देना है।
तो आपका आंसर जो सही होगा पहला वाला, शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है। अगला प्रश्न क्या है, आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक जो है रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः जो है संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होता है, या इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है, या आदिवासी संस्कृति को जो है प्रोत्साहन मिलता है, या भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है। तो ये जो है इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। ओके, दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डॉट डॉट नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय को या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। तो जीवन का अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या समानता का अधिकार। तो वो आपका जो है कौन सा अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को कक्षा में समरूपी योग्यता समूह में विभाजित करना चाहिए, या प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए, या जो है सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए, या वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। सहयोगी अधिगम को प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को जो है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्तकार देना चाहिए। 86 का दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है प्रश्न उत्तर पद्धति, या कहानी कथन पद्धति, या व्याख्यान पद्धति, या चर्चा पद्धति। एट्टी 87 का जवाब दीजिए सब लोग कि प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है, तो वो है आपका कहानी कथन पद्धति। 87 का दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीति विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि राजनीति विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। यह राजनीति विज्ञान राजनीतिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। यह नागरिक विज्ञान शब्दावली राज एरा में बनाई गई है और जो आज्ञाकारिता तथा ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है। यह जो है राजनीति विज्ञान शिक्षा के उच्च स्तर पर पढ़ाया जाए, अतः विद्यालयों को इसके लिए आधार भूमि तैयार करनी चाहिए। 88 का राइट आंसर क्या होगा? पहला ही आपका सही हो जाएगा कि राजनीति विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न का जवाब देंगे सब लोग कि सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? समुदाय से जो है अनुभवों के दृष्टांत देना, जो बच्चे का जो है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं, या अस्पृश्यता के व्यवहार की विस्तार से व्याख्या करना, या संकल्पना को व्याख्यायित करना जैसा पाठ्य पुस्तक में वर्णन किया गया है, या सामाजिक समानता से जुड़ी पाठ्य सामग्रियों की समीक्षा के लिए विद्यार्थियों को परियोजना कार्य देना। 89 का जवाब दीजिए सब लोग। सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? तो सबसे जो उपयुक्त उपागम होना चाहिए कि समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना, जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। 89 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? समूह शिक्षण क्या है? समूह शिक्षण संसाधनों, रुचि व विशेषता का जो है इष्टतम उपयोग करने हेतु जो है शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। यह शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। यह स्कूल में शिक्षकों के समूहों के बीच स्वस्थ जो है प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। यह विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटकर शिक्षण है। लास्ट क्वेश्चन है, जवाब दीजिए सब लोग। तो समूह शिक्षण जो है वह शिक्षण है जो संसाधनों, रुचि या विशेषज्ञता
का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। ये समूह शिक्षण है आपका। 90 का पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है एसएसटी की फर्स्ट क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना। 60 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हों। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस बार सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं 2:30 बजे की क्लास।